इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? एक लाइन देखिए, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर द सेल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। शब्दों को फिर से देखिएगा, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर सेल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बात समझ में आई? ये लाइन उठ के एज इट इज यहां आ गया। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली वह बिजनेस, वह एंटिटी इस चीज को बेचता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर आर लिमिटेड है, आर लिमिटेड अगर आम बेचता है तो आम इन्वेंट्री है, अगर अलमीरा बेचता है तो अलमीरा इन्वेंट्री है। जिस प्रोडक्ट को वो बेचता है इन नॉर्मल सेंस, इन ऑर्डिनरी सेंस, दैट बिकम्स द इन्वेंट्री। अगेन आपको मैं बताता हूं, गोदरेज अलमीरा, गोदरेज अलमीरा बेचता है तो फॉर गोदरेज अलमीरा इज अ इन्वेंट्री। दाशॉल्ट के लिए व्हाट इज इन्वेंट्री? दाशॉल्ट के लिए दाशॉल्ट देखा आपने, दाशॉल्ट इज इन्वेंट्री। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनरी कोर्स में जिस एसेट को, जिस पॉइंट को, जिस चीज को बेचता है, दैट बिकम्स इन्वेंट्री। शब्दों को फिर से देखिएगा, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल्स, हेल्ड फॉर सेल्स, जो बेचने के लिए होता है, जो बेचने के लिए होता है, हेल्ड फॉर द सेल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो जो बेचने के लिए होता है, दैट बिकम्स द इन्वेंट्री। अब इसमें मत जाइएगा, रफाल तो मैन्युफैक्चर होता है, ऑफ कोर्स नॉर्मल कोर्स में और मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो सामान खरीदता है और नॉर्मल कोर्स में बेचता है, दैट बिकम्स द इन्वेंट्री। ध्यान से देखिएगा, मैं क्यों खास करके पहले वीडियो को नॉन मैन्युफैक्चरिंग पे रखा, बिकॉज जो सामान आप खरीद के बेचते हो ना, उसमें भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन वह नहीं होता, उस रेट पे नहीं होता जिस रेट पे आप खरीदते हो। बहुत छोटी सी बात है, अगर आप चीनी खरीदते हो और आपका गोडाउन, आपका होलसेल का काम है, और चीनी आप दिल्ली के दिल्ली में बेच रहे हो, आप चावड़ी बाजार जाते हो, आप सदर जाते हो, आप चांदनी चौक के मार्केट में जाते हो, देखते हो ये पुरानी दिल्ली की मार्केट है, देख रहे हो आप, यहाँ से चीनी खरीद के अगर दिल्ली के मॉडल टाउन में आपका गोडाउन है तो रेट ऑफ चीनी चेंज हो जाएगा। अगर आपने चांदनी चौक 10% का लिया, 10 रुपया किलो लिया, हालांकि उतना पे नहीं मिलता होगा, एग्जाम्पल ले लो, तो उस चीनी को मॉडल टाउन तक लाने में जो कैरेज का खर्चा होगा वो ऐड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो भी गुड्स को, सामान को वहां से लेके आने में, फिर से सेल करने लायक बनाने में, क्या कमाल का है, लायक लाने में, बनाने में, यानी सामान को लाने में एंड सेल लायक बनाने में। मस्त यार, क्या अपन पॉइंट बन गया एकदम। माल को लाने में, माल को लाने में और सेल के लायक बनाने में जो पैसा लगता है वो इन्वेंट्री में जुड़ जाता है। ये बात दिमाग से सोचिएगा, यानी कि जिस रेट पे आपने खरीदा है वही रेट पे इसका वैल्यूएशन नहीं होगा, और चैप्टर का नाम ही वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू आपको करनी है। तो ये बात आप समझ जाइए। सो इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो जो आप सामान खरीदते हैं आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या जोड़ें या कैसे उसकी वैल्यूएशन निकालें, ये आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। एक बार फिर से आपको समझाता हूं, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज अ एसेट हेल्ड फॉर सेल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि वह गुड जिसको एंटिटी परचेज करके बेचता है, क्योंकि ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। अब किसी भी एंटिटी में
इन्वेंट्रीज क्या होगी ये उस एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। समझ में आया? जिस चीज में वह एंटिटी डील करती है वह चीज उस कंपनी का इन्वेंट्री होता है। अगर डीएलएफ है और वो बिल्डिंग बना के बेचती है तो डीएलएफ एंटिटी बिल्डिंग, आप गुड़गांव रहते होंगे तो डीएलएफ का नाम जरूर सुना होगा, तो डीएलएफ एंटिटी हुआ और उसका इन्वेंट्री बिल्डिंग हुआ। समझ में आई बात? यानी कि एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री क्या होगा। जिस चीज में एंटिटी डील करती है वह चीज एंटिटी के लिए इन्वेंट्री होगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री कुछ और हो सकता है एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री कुछ और हो सकता है। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जब आगे आऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री क्या क्या हो सकता है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी ग्लिम्स देके जा रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी हो सकता है, WIP भी हो सकता है एंड फिनिश गुड भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको रॉ मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिनिश गुड्स खरीदेगा, फिनिश गुड्स बेचेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्वेंट्री जो सामान खरीदता है उसी को बेचता है, जो खरीदता है उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसके फॉर्म को चेंज करके फिर फिनिश गुड्स बनाता है। तो रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स, all three become inventory. So in manufacturing company raw material भी inventory है, in manufacturing company WIP भी inventory है, in manufacturing company फिनिश गुड भी इन्वेंट्री है। लेकिन इन ट्रेडिंग कंपनी ओनली फिनिश गुड्स ही क्या है, इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल क्या होगा, WIP क्या होगा, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन देखिएगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सिर्फ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करनी है आपके, जो आपने खरीदा और बेचा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन अलग होगा, WIP का वैल्यूएशन अलग होगा, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन अलग होगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा, आपको समझ आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और रॉ मटेरियल क्या हो सकता है आपको नहीं पता, WIP का मीनिंग क्या है आपको नहीं पता, फिनिश गुड्स का मीनिंग क्या है आपको नहीं पता, तो आप इस चैप्टर के आनंद को नहीं ले सकते, आनंद में वशीभूत नहीं हो सकते। और ये चैप्टर तो इतना बढ़िया है, इतना प्यारा है कि रात को सोने में भी अगर कोई बोले हाँ भाई बता यार एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन में क्या क्या आएगा, आप बोलोगे ये आएगा ये आएगा, किसी ने कहा ये आएगा कि आप बोलोगे नहीं गलत है, आप रीज़न भी बताओगे कि गलत क्यों है। चूंकि आइटम को नहीं रटना, अरे फ्यूल आ गया, अगर गैस आ गया, आगे ऑक्ट्राई आ गया, काहे को अपन को समझने का कि चीज़ क्या है यार, बात खत्म। हम इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली। सी, अब आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर आपके लिए कितना मायने रखता है। सो देयर कैन बी अ डिफरेंट इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज। नाउ बिजनेस कैन बी ऑफ द टू टाइप्स, one non-manufacturing business and two is a manufacturing business. अब हम एक काम करते हैं, let's understand non-manufacturing business or trading firm. So inventory in non-manufacturing business or trading firm. सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग कंसर्न की। नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग कंसर्न। ध्यान रखना, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति है, से ये रामलाल है, ये रामलाल स्मार्ट आदमी है, दिल्ली के चांदनी चौक बाजार जाता है, वहाँ से चीनी खरीद कर लाता है, मॉडल टाउन में स्टोर करता है और बेचता है। तो ये क्या है, ट्रेडर है। ये ट्रेडर क्या होता है, सामान खरीदता है, सामान बेचता है।
So inventory of a trading concern consists primarily of the product purchased for resale in the existing form. ध्यान से देखिएगा, लाइन आपकी आंखों के सामने आ रहा है. The inventories of a trading concern consist of, ध्यान से देखिएगा, the inventories of trading concern consist primarily of the product purchased for resale in the existing form. मतलब चीनी खरीद के चीनी बेचेगा, चीनी बना खरीद के शरबत नहीं बेचेगा, चीनी खरीद के चीनी बेचेगा, चीनी खरीद के शरबत नहीं बेचेगा. अगर चीनी खरीद के शरबत बेचता है तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया. सो लाइन को फिर से देखिएगा. द इन्वेंटरीज ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न कंसिस्ट primarily of the product purchased for resale in the existing form. It may also have an inventory of supplies such as a wrapping paper, carton and stationery. अब ध्यान से देखिएगा, ये रामलाल है, ये चीनी खरीद के बेचता है, तो नेचुरली अगर मान लो कि बोरियों में खरीदता है एंड प्लास्टिक बैग में बेचता है, तो ये प्लास्टिक बैग जो है जिसमें चीनी भर रहा है, आप देख रहे हैं चीनी भर रहा है, तो ये प्लास्टिक बैग है, ये भी उसका इन्वेंट्री हो सकता है, ये भी उसका इन्वेंट्री हो सकता है. यस, तो दैट्स कॉल्ड द पैकिंग मटेरियल. सो रैपिंग पेपर है जो पैकिंग मटेरियल है, दैट ऑल्सो. अगर मान लो कि इस जो पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक का बैग है जिसमें वो चीनी पैक करके बेच रहा है, वो उस पैकिंग जो है ये इन्वेंट्री है. इतना ही नहीं, मान लो कि ये 1-1 किलो का इसने 50 kg बनाया, क्या चीज, शुगर का यानी चीनी का पैकेट. अब इसको एक साथ बेचने के लिए कार्टन में रख रहा है, तो जो कार्टन देख रहा है जिसमें रख रहा है, तो ये भी बिकम इन्वेंट्री. इसको रैप करने के लिए रस्सा या प्लास्टिक लेके ये रैप कर रहा है, आप देख रहे हैं ना, दैट ऑल्सो कैन बी इन इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री जैसे आपने देखा, आपने फर्स्ट लाइन पढ़ा होगा, और वो लाइन क्या कहता है आपको पता है, इट कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो अगर एक ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए ये भी क्या है, इन्वेंट्री है. मेरी बात समझ में आई आपको? सो अ ट्रेडिंग कंपनी बाय अ स्पेशलाइज्ड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, मेंटेन अ स्टॉक एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. ध्यान से देखिएगा, ट्रेडिंग कंपनीज बाय अ स्पेशलाइज्ड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, मेंटेन अ स्टॉक एंड डिलीवर द प्रोडक्ट. सो ध्यान से देखिएगा, the inventories of a trading concern consist primarily of the product purchased of the resale in the existing form. ध्यान रखिएगा, in the existing form. It may also have an inventory of the supplies. Supplies का मतलब जैसे आपने प्लास्टिक देखा जिसमें सप्लाई करता है, such as a wrapping material, देख रहे हैं आप, cartons, stationery, etc. So ये चीज आपने ध्यान से देखा. मुझे पता है आपको समझ में आ गया, बट मैं आपकी गहराई तक जाके दिल में उतारना चाहता हूं कि जिंदगी भर के लिए इस चैप्टर को आपको हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े. जितने भी कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, यहाँ से लेके फाइनल तक आपको हिंट देके जाऊंगा. आपको फाइनल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो अभी मॉड्यूल में है वो पूरा पढ़ना है. आप लोग क्या करते हो, मॉड्यूल नहीं पढ़ते. टीचर ने 10 सवाल कर लिया, इन्वेंट्री हो गया. अरे कभी मॉड्यूल पढ़ के देखा है क्या? मॉड्यूल करके अंदर जाके देखा है क्या? मॉड्यूल क्या कहता है? सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो मैंने लिख दिया वो मैं इंटर के मॉड्यूल में नहीं लिखूंगा, इंटर के मॉड्यूल में जो लिख दिया वो फाइनल के मॉड्यूल में नहीं लिखूंगा, लेकिन जो मैंने फाउंडेशन के मॉड्यूल में लिखा है मुझे अधिकार है इंटर के एग्जाम में पूछने का. बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना भाई साहब, मॉड्यूल को आप नहीं भूल सकते, मॉड्यूल को नहीं भूल सकते. आप समझ जाइएगा अच्छी तरह से. मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, समझिएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा, बरोबर है? सो मॉड्यूल को ध्यान से समझिएगा. एक बार फिर से समझ आता हूं. बोले तो ट्रेडिंग कंपनी जिन प्रोडक्ट में डील करती है उन प्रोडक्ट को वह खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बल्कि कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बाय करती है और उन गुड्स के स्टॉक को मेंटेन करती है एंड कस्टमर को डिलीवर करती है एज पर द ऑर्डर रिसीव्ड. एक एग्जाम्पल की तरह होलसेलर भी क्या करता है, वो खुद गुड्स नहीं बनाते हैं बट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स परचेज करते हैं
जिसके अपने पास स्टॉक मेंटेन करते हैं और फिर उसको अपने कस्टमर को सेल करते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग कंसर्न में सप्लाईज टू ट्रेडेड गुड्स ही इन्वेंट्री है। बोले तो गुड्स एंटिटी ने परचेज किया है फॉर रीसेल। सिंपल। तो अब बात आती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में गुड्स की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में गुड्स की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो ध्यान से देखिए। एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। डिटेल में जा रहे हैं, अच्छा से जा रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा। एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ट्रेडिंग कंपनी के अंदर जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। इमेजिन कीजिए कि रामलाल जी दिल्ली के चांदनी चौक बाजार से चीनी खरीद के होलसेल एक स्टॉक मॉडल टाउन में रख रहे हैं। तो जब साल के अंत में, ध्यान रखिएगा, हर कंपनी में बैलेंस शीट डेट पे ऑडिटर अपने आंखों के सामने इन्वेंट्री को तौलवाता है। तौलना समझते हैं, ये मेजर करवाता है, और जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को कंपनी के बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कॉलम में डाला जाता है। मतलब समझ में आई? यानी कि अगर 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, 1 अप्रैल को बिजनेस फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल से आते आते 31 मार्च को बैलेंस शीट बना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट जो बैलेंस शीट में होता है। जब भी मैं कहूँ कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो नज़र के सामने, जिगर के पास होना चाहिए नजराना किसका? बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एंड नोट्स टू अकाउंट का। ये होना चाहिए। बात समझ में आई? तो देखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च को जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ऑडिटर के सामने, ऑडिटर जो आप सीए बन के ऑडिटर बनेंगे, आपके सामने वो मेजर होगा, वो आपके सामने तौला जाएगा। नियम के अनुसार तो 31 मार्च को ही ऑडिटर को वहां जाके अपने सामने तौलवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि जो अकाउंटेंट ने या कंपनी ने कहा है कि मेरे स्टोर में इतना का इन्वेंट्री है, वो है भी या नहीं है, ये मेजर करना चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या सर 31 को ही होना चाहिए? यस, नियम के अनुसार तो 31 को ही होना चाहिए, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक ही ऑडिट तो नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 20 ऑडिटें हैं। 20 मैं आपको बता रहा हूं कंपनी पर्सपेक्टिव से, आगे हम पढ़ेंगे, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। मान लो 20 है, तो हर क्लाइंट के पास तो जाके मेजर नहीं करेगा और जाके छू के तो आएगा नहीं। तो आमतौर पे क्या होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी आंखों के सामने जाके स्टॉक में रखे गए सारे इन्वेंट्री की काउंटिंग करवाता है या मेजर करवाता है या तौलवाता है, वेगिंग करवाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग, जी हाँ, इन्वेंट्री टेकिंग। तो ऐसी प्रक्रिया जब ऑडिटर क्लाइंट के एंटिटी के स्टोर में जाकर के वेग करता है, सामान को तौलता है, मेजर करता है, काउंट करता है, 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 इस प्रक्रिया को कहते हैं व्हाट? इन्वेंट्री टेकिंग। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री टेकिंग। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री टेकिंग। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, जय माता दी।
जोर से बोलिए, नहीं, इन्वेंट्री टेकिंग क्या कहते हैं? इन्वेंट्री टेकिंग। तो इन्वेंट्री को काउंट करना इन्वेंट्री टेकिंग, मेजर करना इन्वेंट्री टेकिंग, वेगिंग करना इन्वेंट्री टेकिंग। यानी कि जब इन्वेंट्री की वेगिंग करते हैं, मेजर करते हैं, तौलते हैं, काउंट करते हैं, इसको कहते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। सो नियम से 31 मार्च को एग्जैक्टली जाके काउंट होना चाहिए। लेकिन ऑडिटर साहब ने कहा इतने सारे क्लाइंट हैं, कैसे करूं इसको जाके इन्वेंट्री टेकिंग? चिल मैन। तो कानून ने कहा कोई बात नहीं भैया, आप एक काम करो, 31 तारीख को आपको इन्वेंट्री टेकिंग करनी थी। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब समझ में आया ना, कि जाके फिजिकली चेक करना है, फिजिकली वेक करना है, फिजिकली काउंट करना है, फिजिकली तौलना है। ये क्या मतलब हुआ? बड़ी सिंपल सा सवाल है। आज शाम को घर जाना और अपनी मम्मी को कहना, मम्मी थारे किचन में कितने केजी चीनी है? मम्मी ने कहा 2 किलो। तो चलो किचन में 2 किलो। अब आप उसको फिजिकल टेकिंग का मतलब क्या हुआ? आप डब्बा उतारोगे, तराजू लोगे और एक जगह आप क्या करोगे? डब्बे के साथ नहीं, डब्बे के बिका एक तराजू पे चीनी डालो, है ना, चीनी डालो, दूसरे पे ये बाटी डालो, बाटी, अब तौलो इसको। अब देखो ये 2 किलो है नहीं। अब जो आपने ये किया कि 2 किलो है या नहीं है, इसको कहते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब फिजिकल मेजरमेंट है। अब ये घर में जाके नहीं करना, वरना अगर घर में जाओगे तो मम्मी कहेगी तेरे को पढ़ाने भेजा था या मेरे किचन में कितने चीनी है उसका हिसाब किताब रखना। हाँ, मजा आ गया। यानी कि इन्वेंट्री टेकिंग का हिसाब किताब की जो है वो सही है या नहीं है, ये ऑडिटर यही चेक करेगा। ऐसा तो नहीं कि चीनी के डब्बा में नमक रखा है, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं? तो ये इसीलिए ऑडिटर को इन्वेंट्री टेकिंग करना होता है। इतना ही नहीं, अब हर आइटम में, अब जब ट्रेडिंग है तो एक आध आइटम ही होगा, उसकी वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो उस दिन उसका वैल्यूएशन में ऑडिटर पूछेगा कि क्या क्या जोड़ा है आपने, क्योंकि ऑडिटर को पता है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन यानी चीनी का वैल्यूएशन ये वही रेट पे नहीं है जिस रेट से चांदनी चौक बाजार से खरीदा गया। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सा सवाल है। तो एक स्टेटमेंट को देखिएगा, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, गुड परचेज्ड यानी जिस रेट पे खरीदा गया, इसमें हम जोड़ देंगे एड एक्साइज कस्टम जीएसटी नॉन रिफंडेबल। समझ में आई बात? यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में गलती से आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आया और रेट दिया हुआ है, क्या क्वांटिटी इनटू रेट आप निकाल लोगे, क्या उसमें जीएसटी ऐड करोगे या नहीं करोगे? करोगे। लेकिन अगर वो फुल जीएसटी आपको रिफंड मिल रहा है तो क्या कॉस्ट लगा? नहीं लगा, नहीं लगा। अब आप कहोगे कि सर आज तो लगा। क्या कर रहे हो यार, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप उस दिन थोड़ी कर रहे हो, आप तो ईयर एंड में कर रहे हो, आप तो होलिस्टिक फिगर ले रहे हो। तो ध्यान रखना, नॉन रिफंडेबल टैक्स कुछ भी हो इसमें ऐड होगा। अब आप कहोगे कि सर ये जो एक्साइज ड्यूटी था वो तो चेंज हो गया, जीएसटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं भी मानता हूं, मैं सीधा लिख सकता था ऐड जीएसटी नॉन, मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने एक्साइज क्यों लिखा? बिकॉज जान पहचान हो जाए शब्दों से। ये कई बार हमारा भगवान है ना, ये पुराने क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि एनी टैक्स पेबल, ध्यान रखिएगा, एनी टैक्स पेबल ऑन द इन्वेंट्री परचेज्ड विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा हूं? एनी टैक्स पेबल ऑन द इन्वेंट्री परचेज्ड विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वाव, फिर कविता बन गई। कविता मेरे पीछे पड़ गई है यार, हर शब्दों में कविता बन रही है, मस्त, एकदम कविता। कवि बन गए हम। नहीं, आपको कवि नहीं बनना, आपको तो एक लेखाकार बनना है, आपको एक ऑडिटर बनना है, नहीं आपको हाँ एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट, बड़ा बंदा बनना है जिसको अकाउंट्स का नॉलेज हो। अब
एड एक्साइज कस्टम जीएसटी नॉन रिफंडेबल। देख रहे हैं लोडिंग कॉस्ट। लोडिंग कॉस्ट क्या होता है? कूल यार, आप कभी चांदनी चौक गए हो? चांदनी चौक गए हो कभी? सदर गए हो? सदर गए हो ना? ये देखो, ये जब चीनी खरीद के आया तो अपनी बोरियों पे रख रहा है, और ये सामान उसमें काठ गाड़ी में रख रहा है, फिर टेम्पो में रख रहा है, फिर वो ट्रक में आके रखेगा। तो ये जितना भी खर्चा है ना, ये सब उसकी वैल्यू बढ़ाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है थारों को? समझ में आ रही है ना? एग्जाम में 10 नंबर दे के जाएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर है ना यहाँ पे, भाई साहब, सीए इंटर में कॉस्टिंग ग्रुप 1 में जैसे ही इंटर पास करोगे ना, और जब आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा सीए इंटर का, और जब देखोगे मटेरियल चैप्टर है, अरे यार ये तो हमने फाउंडेशन में पढ़ रखी है, यानी 10 नंबर का प्रिपरेशन उसी दिन हो गया। 100% पक्का। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। लोडिंग कॉस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। लोडिंग कॉस्ट का मतलब समझ में आया? अब वो जो ट्रक है, चांदनी चौक से चलते चलते घन 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 करते मॉडल टाउन आ गई। अब ये जो कैरेज इनवर्ड है, ये भी कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट को जोड़ देगा, बढ़ा देगा। एड कैरेज इनवर्ड, ध्यान रखिएगा। हालांकि इनवर्ड का मतलब क्या है? जब हम चांदनी चौक से सदर से खरीद कर मॉडल टाउन लेके आ रहे हैं, तो ये कैरेज इनवर्ड है, गोडाउन में लाने का खर्चा है। लेकिन गोडाउन से बाहर निकाल कर सोनीपत बेचने के लिए भेज रहे हैं, तो ये आउटवर्ड है। इनवर्ड जो कॉस्ट होगा वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। आउटवर्ड कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। लेकिन अगर कैरेज इनवर्ड है, यानी चांदनी चौक से ट्रक पे माल को लाद करके आया जाता है मॉडल टाउन में, तो यहां तक लाने में जो कैरेज खर्चा हुआ वो इन्वेंट्री के कॉस्ट को जोड़ देगा। ध्यान से। नेक्स्ट, अनलोडिंग एंड स्टोरिंग, मतलब समझ में आया? ये जो खर्चे हैं आपने देखा कि जो फैक्ट्री के गेट पे उतारने का पैसा लग रहा है, उतारने का पैसा, वो भी तो बेलदार पैसा लेगा, उसको बेलदार कहते हैं हिंदी में, वो भी कॉस्ट इन्वेंट्री को जोड़ देगा। ये सारे कॉस्ट जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखना, इसके बाद ये क्या लिखा है? नमूना है। नमूना समझते हो ना मेरे दोस्त? कोई भी नॉर्मल कॉस्ट लगता है, कोई भी नॉर्मल खर्चा लगता है, इन्वेंट्री को खरीद के जगह से स्टोर में पहुंचाने तक एंड इवन स्टोरिंग तक। हालांकि कई बार स्टोरिंग के कॉस्ट अलग हो जाते हैं। आपको ये सारे खर्चे जोड़ने हैं, यानी सेलेबल लेवल तक। हाँ, इसमें से कुछ खर्चे लेस हो सकते हैं। लेस रिफंडेबल टैक्स, जीएसटी का क्रेडिट मिल गया। अगर आपने वहाँ खरीदते समय जोड़ा है, क्रेडिट लेगा तो माइनस करो। स्क्रैप वैल्यू, कई बार क्या होता है, कोई चीनी उल्टा पुल्टा हो गया, कोई चीज़ गड़बड़ हो गया, आप कस्टमर को नहीं बेचना चाहते हैं, उसको लेस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो, तो नेचुरली क्या होगा, उसकी वैल्यू जो होगी, यानी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट की वैल्यू होगी, वो माइनस हो जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। आपने 50 किलो का कार्टन में आपने सदर से खरीदा, ठीक है जी। वो कार्टन को संभाल के रखना, मान लो 500 रुपया में खरीदा, लेकिन वो 5 रुपया में कार्टन बिक जाता है, यानी कि कार्टन बिक गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पैसा घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा ना। सिंपल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सा सिंपल सा है। इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई इसमें रॉकेट साइंस बड़ा बड़ा नहीं है। देयर इज नथिंग अ बिग रॉकेट साइंस, नॉट एट ऑल। एक छोटी सी बात बताओ यार, बहुत छोटा सा सवाल है, मैं आपको कैसे बताऊं, पर फिर भी समझो। आप लोग शहर के बच्चे हो, आपको शायद समझ में ना आया हो, आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप आटा खरीद रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया होगा पहले, आटा खरीद रहे हो, 2 किलो आटा खरीदा, आप उस आटा को छाने, उसमें से चोकर निकल गया, ये जो हम भैंसों को खिलाते हैं। आपने 2 किलो आटा खरीदा 50 रुपया के लिए, 10 रुपया का ये चोकर स्क्रैप इसमें से निकल गया, ये 10 रुपये में बिक रहा है ग्वाले के हाथों में, तो क्या होएगा? आटे की कीमत 50 - 10 40 हो जाएगी ना। तो उसी तरह से चीनी या कोई भी मार्केट में कहीं पे भी कुछ भी आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो, कुछ भी इन्वेंट्री खरीद रहे हो यार, कुछ भी इन्वेंट्री खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो। एक छोटी सी बात बताओ,
अपन ने खरीद लिया, उसमें से स्क्रैप होता है, आप माइनस कर दोगे, सो लेस रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट मिल गया एंड लेस स्क्रैप वैल्यू। फिर आ जाएगा टोटल कॉस्ट, उसको नॉर्मल यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट, टोटल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट। सो फिर से जरा देखो आप क्या क्या लोगे आइटम को, ध्यान से देखो। स्टेटमेंट शोइंग पर यूनिट इन्वेंट्री कॉस्ट, गुड परचेज्ड आ गया, एड एक्साइज कस्टम जीएसटी नॉन रिफंडेबल, एड लोडिंग कॉस्ट, एड कैरेज इनवर्ट कॉस्ट, एड अनलोडिंग एंड स्टोरिंग कॉस्ट, लेस रिफंडेबल टैक्स, लेस स्क्रैप वैल्यू, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट। सिंपल। ये आप इन्वेंट्री ऐसे वैल्यू करते हो। बात समझ में आई?